देखिए, भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस बड़ी ट्रेड डील का इंतजार हो रहा था उस पर विराम लग गया। आखिरकार मुहर लग गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को इस अहम व्यापारिक समझौते का औपचारिक ऐलान किया। इस डील के तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ में बड़ी राहत देते हुए 18% इसे कर दिया। गौरतलब है कि अप्रैल महीने में अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ बढ़ाया था वो बेहद हैरान कर देने वाला था। 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया गया था। इसके बाद रूस से तेल खरीद को लेकर अगस्त में 25% के पेनल्टी टैरिफ भी अलग से लगाया गया, जिससे भारत पर कुल टैरिफ बढ़ाकर 50% हो गया था। लेकिन अब व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी, बताया कि रूस से तेल खरीद को लेकर लगाया गया 25% पेनाल्टी टैरिफ पूरी तरीके से हटा लिया जाएगा। भारत पर सिर्फ 18% ही टैरिफ यहां से लागू होगा। इस ऐलान से पहले सोमवार सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बात भी हुई थी, ऐसी सूचनाएं आई हैं। इसके कुछ घंटे बाद रात करीब 10:30 बजे के आसपास ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस ट्रेड डील की जानकारी भी साझा कर दी। ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर सहमत हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीद सकता है। ट्रंप के अनुसार भारत अब बाय अमेरिकन नीति के तहत अमेरिका से करीब $500 अरब यानी 46 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान खरीदेगा। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। लिखा कि भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से ट्रंप का दिल से धन्यवाद। ये ट्रेड डील भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई देने वाली मानी जा रही है। अमेरिका और भारत के इस नए समझौते से व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी अप्रत्यक्ष दबाव पड़ेगा। दोनों नेताओं के बीच में दोस्ताना और सहयोगी रिश्ते अब वैश्विक मंच पर जगह लेंगे। भारत अमेरिकी ट्रेड डील से संबंधित ये खबर है। टैरिफ घटाया गया, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। लगातार इस ट्रेड डील की बात हो रही थी, लोग इंतजार कर रहे थे कब ये ट्रेड डील होगी। फाइनली वो समय आ गया और साथ साथ में अब टोटल टैरिफ जो भारत को देना होगा यूएस को वो 18% यानी 50 से घटाकर वापस 18 कर दिया। इसकी वजह से आज शेयर बाजार में भी काफी उछाल देखने को मिली। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की करेंगे। खबर तुर्की के इस्तांबुल से है, जहां 6 फरवरी को ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। दरअसल लंबे समय से जमे तनाव और टकराव के माहौल के बीच में ईरान और अमेरिका ने कूटनीति की राह पर लौटने का फैसला किया है। इस्तांबुल में होने वाली इस अहम बैठक में अमेरिका की ओर से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान की ओर से विदेश मंत्री सैयद अब्बास आमने सामने होने जा रहे हैं। इस बातचीत का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चले आ रहे विवाद को सुलझाना, क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाओं को कम करना बताया जा रहा है। वास्तव में समाचार एजेंसी के मुताबिक इस बैठक में केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, मिस्र, कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे अहम क्षेत्रीय देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तुर्की इस पूरे प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और चाहता है कि वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया एक बड़े सैन्य टकराव से बच जाए। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया था जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन पर हिंसक कार्रवाइयां हुई थी। इसे 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद का सबसे गंभीर आंतरिक संकट माना गया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के तट के पास अपना नौसैनिक बेड़ा तैनात कर दिया। तेहरान पर यानी ईरान की राजधानी तेहरान पर परमाणु रियायतों का दबाव भी तेज किया गया। वास्तव में राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान अब गंभीरता से बातचीत कर रहा है। वहीं ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने भी पुष्टि कर दी है कि वार्ता की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि दोनों देशों के रुख में अब भी बड़ा अंतर नजर आता है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने बातचीत के लिए 3 सख्त शर्तें रखी हैं। पहली, ईरान को यूरेनियम संवर्धन पूरी तरीके से शून्य करना पड़ेगा, मतलब यूरेनियम को इकट्ठा करना जो वो कर रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कड़ी सीमाएं लगानी होंगी। तीसरी, क्षेत्रीय गुटों और संगठनों को दिया जा रहा समर्थन पूरी तरीके से खत्म कर दो।
वहीं ईरान इन तीनों शर्तों को लगातार अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने कह दिया है इस पर साफ तौर पर कि तेहरान बातचीत के लिए सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे अहम मुद्दा अमेरिकी प्रतिबंधों को जल्द हटवाना है। वास्तव में ईरानी सूत्रों का कहना है कि तेहरान कुछ हद तक लचीलापन दिखाने को तैयार है। इसमें 400 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम सौंपना, किसी अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम के तहत शून्य संवर्धन की व्यवस्था स्वीकार करना शामिल हो सकता है, लेकिन ईरान की शर्त है कि बातचीत से पहले अमेरिका अपना नौसैनिक बेड़ा अरब सागर से हटा ले। दरअसल एक ईरानी अधिकारी ने साफ कहा कि बातचीत के लिए कोई पूर्व शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी और अब गेंद ट्रंप के पाले में है। इस बीच खबर है कि ट्रंप के विशेष दूत यानी स्टीव विटकॉफ इस्तांबुल बैठक से पहले या बाद में इजरायल जाकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सेना प्रमुख से भी मुलाकात कर सकते हैं। वास्तव में हाल के महीनों में इजरायल द्वारा हमास, हिजबुल्लाह, हुती विद्रोही और मिलिशिया पर किए गए हमलों के बाद ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव काफी कमजोर हुआ है। साथ ही सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के पतन ने भी तेहरान की रणनीतिक स्थिति को झटका दिया। दरअसल जून 2025 में अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा था। ईरान ने तब यूरेनियम संवर्धन रोकने का दावा किया था, लेकिन हालिया सैटेलाइट तस्वीरों में इस्फहान और नतांज में सीमित मरम्मत के संकेत मिले। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी अब भी पूछ रही है कि अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का हुआ क्या। कुल मिलाकर 6 फरवरी की इस्तांबुल वार्ता केवल एक बैठक नहीं है, बल्कि यह तय करेगी कि पश्चिम एशिया युद्ध की ओर जाएगा या नहीं जाएगा। जवाब मिल जाएगा और दुनिया की निगाहें अब ट्रंप और ईरान के फैसलों पर टिकी हैं, क्योंकि यहां लिया गया हर कदम, उठाया गया हर कदम पूरे क्षेत्र की दिशा बदल सकता है। इस्तांबुल तुर्की से ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ी बैठक 6 फरवरी को प्रस्तावित है। एक खबर चीन से आई है, जहां वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सबसे संवेदनशील मानी जाने वाली मिसाइल फोर्स को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने चीन की सैन्य विश्वसनीयता और आंतरिक राजनीति दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट की अगर हम माने तो अमेरिकी खुफिया एजेंसीज की 2024 की एक आंतरिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिमी चीन में तैनात कई बैलिस्टिक मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ था। इतना ही नहीं, जिन अंडरग्राउंड साइलों से इन मिसाइलों को लॉन्च किया जाना था वो भी बेहद खराब हालत में पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार कई साइलो इतने भारी और अव्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे कि उनके ढक्कन तक नहीं खुल रहे थे। वास्तव में ये खुलासा चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स के भीतर फैले भ्रष्टाचार और लापरवाही की ओर इशारा करता है और यही कारण है कि इस रिपोर्ट के सामने आते ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रॉकेट फोर्स की पूरी टॉप लीडरशिप को हटाने का फैसला किया है। पिछले महीने चीन की सेना में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी CMC के वाइस चेयरमैन झांग यूक्सिया को पद से हटा दिया गया। झांग यूक्सिया PLA के सबसे वरिष्ठ अफसरों में से एक थे और खास बात यह है कि वे शी जिनपिंग को बचपन से जानते थे। इसके बावजूद उन्हें हटाया जाना इस बात का संकेत है कि इस अभियान में किसी को भी बख्शा नहीं गया। अब तक CMC के 5 सीनियर अधिकारी हटाए जा चुके हैं। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में फिलहाल केवल 2 लोग बचे हैं, एक खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दूसरे भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाले अधिकारी झांग शेनमिन। जानकारों का मानना है कि ये अभियान केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि इसका असली मकसद है सेना पर शी जिनपिंग का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। चीन मामलों के पूर्व CIA विशेषज्ञों ने बताया कि भ्रष्टाचार एक तरफ सेना को कमजोर कर रहा है चीन की, तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग इस मुद्दे के जरिए सेना को अपने रणनीतिक और राजनीतिक लक्ष्यों के अनुसार ढाल रहे हैं, जिसमें हर सैन्य निर्णय में सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लाइन को सर्वोपरि माना जाता है। झांग ने इस सिस्टम को गंभीर रूप से नजरअंदाज किया, इग्नोर किया। हालांकि चीन सरकार ने झांग पर लगे आरोपों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने चीन के परमाणु हथियारों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां अमेरिकी एजेंसीज तक पहुंचाई हैं और यह भी कहा जा रहा है कि वे ताइवान पर हमले की तय समय सीमा से सहमत नहीं थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि झांग यूक्सिया सेना में कम्युनिस्ट पार्टी के सामूहिक नेतृत्व पर जोर दे रहे थे, जबकि शी जिनपिंग चाहते हैं कि सेना पूरी तरीके से एक व्यक्ति यानी कि उनके आदेश पर चले। यही टकराव उनके पतन की बड़ी वजह बनी।
शी जिनपिंग का सैन्य लक्ष्य बेहद साफ है। वो चाहते हैं कि 2027 तक चीनी सेना ताइवान अभियान के लिए पूरी तरीके से तैयार हो और 2049 तक चीन की फौज अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर बन जाए। ये वजह है कि नवंबर में शी जिनपिंग ने ताइवान मोर्चे की जिम्मेदारी संभालते हुए ईस्टर्न थिएटर के 7 जनरल समेत 9 वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया था और इसके ठीक अगले महीने चीन ने ताइवान के आसपास अब तक की सबसे बड़ी सैन्य अभ्यास को भी अंजाम दिया था। आज चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना, दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना और तेजी से बढ़ता मिसाइलों का जखीरा है। हालांकि चीन का आधिकारिक रक्षा बजट करीब 250 अरब डॉलर का है, लेकिन जानकार मानते हैं कि वास्तविक खर्च इससे कहीं ज्यादा है। कुल मिलाकर मिसाइलों में पानी और साइलों की नाकामी का ये खुलासा सिर्फ तकनीकी चूक नहीं है, ये चीन की सेना के भीतर भ्रष्टाचार, सत्ता संघर्ष, शी जिनपिंग की निरंकुश पकड़ तीनों की तस्वीर दिखाता है और आने वाले समय में यही तय करेगा कि चीन सैन्य ताकत बनेगा या आंतरिक विरोधाभासों में उलझेगा। चीन की मिसाइल फोर्स में फ्यूल की जगह पानी, रॉकेट फोर्स घोटाले के बाद शी जिनपिंग का बड़ा सैन्य एक्शन और क्या है टारगेट आने वाले वर्षों का, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अगली खबर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से आई है, जहां अब विद्रोही केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रहा विद्रोह, बल्कि महिलाओं के हथियार उठाने से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। दरअसल बलूचिस्तान में हालिया हमलों ने इस संघर्ष को बिल्कुल नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। पिछले शुक्रवार की रात बलूच विद्रोहियों ने एक साथ 12 शहरों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने दावा किया है कि इन हमलों में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हालांकि पाकिस्तान ने इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमले की तीव्रता ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक खलबली मचा दी है। वास्तव में सबसे ज्यादा सनसनी तब फैली जब BLA ने हमले के बाद तस्वीरें और वीडियो भी जारी कर दिए। इन तस्वीरों में महिला विद्रोही एडवांस हथियारों के साथ मोर्चे पर तैनात दिख रही हैं। कुछ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही बलूचिस्तान है जहां अब तक महिलाओं की ज्यादातर आत्मघाती हमलावरों की भूमिका तक सीमित माना जाता था, लेकिन ये पहली बार है जब महिलाओं को खुले तौर पर बंदूक थामे हुए देखा गया है। दरअसल सवाल उठ रहा है कि बलूच महिलाएं हथियार क्यों उठा रही हैं। इसका जवाब खुद बलूच समाज की त्रासदी में छिपा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियार उठाने वाली ज्यादातर महिलाएं वे हैं जिनके पति पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में मारे गए, जिनके भाई और पिता जबरन गायब कर दिए गए और जिनके परिवारों को सालों तक इंसाफ नहीं मिल पाया। वास्तव में पाकिस्तानी सेना पर लंबे समय से आरोप हैं कि उसने बलूच युवाओं को एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, फर्जी मुठभेड़ और जेलों में यातना का शिकार बनाया। शांति की बात करने वाले बलूच नेताओं को या तो जेल में डाल दिया गया या खत्म कर दिया गया। इसी दमन ने बलूच आंदोलन की रणनीति बदल दी। पाकिस्तान की जानी मानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट आयशा सिद्दीकी ने इस पर लिखा है कि जब महिलाएं किसी विद्रोह का हिस्सा बन जाएं, तो ये केवल सैन्य नहीं बल्कि सामाजिक टूटन का संकेत हो जाता है। हालिया हमले में जिन 2 महिला विद्रोहियों की तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें से एक की पहचान 24 साल की आसिफा मेंगल के रूप में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने 21वें जन्मदिन पर BLA की मजीद ब्रिगेड ज्वाइन की थी। अब BLA का दावा है कि जनवरी 2024 में उन्होंने फिदायनी बनने का फैसला किया था और नुस्खी में ISI हेडक्वार्टर को निशाना बनाने वाले हमलों में वो शामिल थी। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि 2 हमलों में महिला विद्रोही शामिल थी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक महिला BLA फाइटर को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की इमारत के चारों ओर गश्त करते और फिर फायरिंग करते देखा जा सकता है। इस वीडियो में वो पाकिस्तानी सेना और सरकार का मजाक उड़ाती भी नजर आ रही है। ये कोई पहली घटना नहीं है। अप्रैल 2022 में शरीफ बलूच, जो 2 बच्चों की मां और हाईली एजुकेटेड यानी उच्च शिक्षित थी, कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर खुद को उसने उड़ा लिया था, जिसमें 3 चीनी नागरिक मारे गए थे। जून 2022 में सुमैया कलंदरानी बलूच, जो एक पत्रकार थे, उन्होंने तुर्बत में पाकिस्तानी सैन्य विफलता का फिदायनी हमला किया था। बलूचिस्तान में महिलाओं के 2 रास्ते अब साफ दिख रहे हैं महिलाओं को। एक महरंग बलूच और पत्रकार शमी दीन बलूच, जिन्होंने शांति और लोकतांत्रिक आंदोलन को चुना, लेकिन दूसरी ओर वो महिलाएं जिन्होंने बंदूक और आत्मघाती रास्ता अपना लिया।
पाकिस्तान सरकार ने शांति का रास्ता चुनने वाली महरम बलूच को मार्च 2025 से ही जेल में बंद कर रखा है। उन्हें क्वेटा में एक शांतिपूर्ण धरने से गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी भी इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान ने बलूच समस्या का समाधान संवाद से नहीं, दमन से खोजने की कोशिश की। कुल मिलाकर महिलाओं के हथियार उठाने के बाद बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ विद्रोह नहीं बल्कि डर बन चुका है। ये संघर्ष अब केवल जमीन या संसाधनों का नहीं रहा, ये संघर्ष अब सम्मान, इंसाफ और अस्तित्व का है। और जब किसी आंदोलन में महिलाएं मोर्चे पर आ जाती हैं तो इतिहास गवाह है क्या होता है। बलूचिस्तान में महिला विद्रोहियों की एंट्री से पाकिस्तान में किस प्रकार का खौफ है, बेले हमलों में महिलाओं ने पहली बार किस प्रकार से खुलेआम बंदूकें उठा ली हैं, क्यों हथियार उठा रही हैं बलूच महिलाएं, शांति बनाम बंदूक, किस प्रकार की स्थिति बलूचिस्तान में है जिसको लेकर पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर खौफ दिखाई दे रहा है, उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी हो।